गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे हम 22 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश की किस परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जोबट परियोजना। जोबट परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना कहा जाता है। लंबाई के क्षेत्र में भारत में नर्मदा का कौन सा स्थान है। तो देखिए, लंबाई के क्षेत्र में अगर नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी का स्थान 5वां है। हालांकि इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। नर्मदा 5वीं सबसे लंबी नदी है भारत की। संजय गुथारिया ने अच्छा आंसर किया है इसका। देखिए, मध्य प्रदेश की जोबट परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना कहा जाता है। यह परियोजना अलीराजपुर जिले के जोबट विकासखंड में बनाई गई है। इस कारण इस परियोजना को जोबट परियोजना कहा जाता है। यह परियोजना नर्मदा की सहायक नदी हथनी नदी पर बनाई गई है। हथनी नदी का उद्गम स्थल चंद्रशेखर आजाद नगर है, यानी कि भाभरा। पहले इसे भाभरा कहा जाता था, अब इसे चंद्रशेखर आजाद नगर कहा जाता है। महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा गांव में हुआ था। उन्हीं के नाम पर इस परियोजना का नाम रख दिया गया है। यह परियोजना अलीराजपुर और धार जिले की बॉर्डर पर बनाई गई है। इस परियोजना से धार और अलीराजपुर जिले दोनों का लाभ होता है। लगभग 98 से 48 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। यह परियोजना झाबुआ जिले के अंतर्गत आती थी, लेकिन अब अलीराजपुर जिले में है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। इस परियोजना को आमतौर पर फाटा डैम भी कहा जाता है, क्योंकि फाटा गांव जो है उसके अंदर ये बनी हुई है। इस परियोजना का बनाने का प्रस्ताव 1986 में रखा गया था, लेकिन बनाने में कई साल लगे। इस परियोजना की ऊंचाई 34.6 मीटर है। बावनथड़ी परियोजना बालाघाट जिले में चंदा या चंदन नदी पर बनाई गई है। यह परियोजना मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा नदी देश की 5वीं सबसे लंबी नदी है, लेकिन पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह नदी भारत की जैविक नदी के नाम से विख्यात है। ये जैविक नदी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जीवन रेखा जरूर इसको कहा जाता है। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की नदी अमरकंटक के मैकल पर्वत से निकलती है। यह नदी भारत के 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है। अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। यह नदी रिफ्ट तथा भ्रंश घाटी में बहती है। नदी मध्य प्रदेश के लगभग 16 जिलों से होकर बहती है। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग जानकारी मिल जाती है इसकी। नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी पर प्रमुख रूप से 4 बांध बनाई गई हैं, जिनमें से सरदार सरोवर, महेश्वर, इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर प्रमुख बांध हैं। ठीक है, प्रमुख जलप्रपात कपिलधारा, मांधाता, सर्दी, दुग्ध, धुआंधार, ठीक है, दर्दी जलप्रपात है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 1077 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये टोटल नर्मदा नदी से लेके नर्मदा नदी के प्रमुख जो फैक्ट हैं वो आपके हो जाएंगे। कल के लिए आपका प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। ये आपको कमेंट करके बताना है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। देखिए, प्रश्न मैं आसान देता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कर सकें, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं ये प्रश्न अलग से दे रहा हूँ। ठीक है, ये प्रश्न मैं केवल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप कुछ लाइन्स लिख के अपनी एक डेली रूटीन में प्रैक्टिस कर सकें, अगर आप MPPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। एक और चीज़ हम आपको बता दें, अभी हाल में NRA को लेके खूब बवाल मचा हुआ है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। रेलवे के एग्ज़ाम हैं या SSC के एग्ज़ाम हैं, या फिर आपका एक और एग्ज़ाम बचता है बैंकिंग। तो आपको पता है SSC के लिए आयोग है, रेलवे के लिए रेलवे बोर्ड है, बैंकिंग के लिए IBPS है। ये लोग एग्ज़ाम करवाते हैं। हम आपको एक चीज़ बता दें, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको घोषणावीर मुख्यमंत्री कहा जाता है। ठीक है, जैसे ही केंद्र सरकार में कुछ होता है सबसे पहले लागू करने में पीछे नहीं हटते हैं। उसके बारे में चाहे उनका रिसर्च हो चाहे उनका रिसर्च नहीं हो, उनको बस घोषणा करनी है। तो अभी ये घोषणा करी है इन्होंने। ठीक है, इसको अभी प्रैक्टिकली जब ये इसको अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली, तब इनको पता चलेगा ये एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या। NRA के बारे में काफ़ी वीडियोस आप देख चुके होंगे, इसलिए ज़्यादा तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन जिन लोगों को मध्य प्रदेश में, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर लगता है कि NRA से मध्य प्रदेश में
उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी या ऐसा कुछ होगा तो वो आज से ही पढ़ना छोड़ दें, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को लग रहा है कि एनआरए से कोई खास चेंजेस नहीं आने वाले हैं, वो अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपना समय बर्बाद ना करें। यही एक सलाह मैं सबको दूंगा। एक और चीज हम आपको बता दें, इनके जो प्रीलिम्स के जो एग्जाम्स हैं वो एनआरए कराएगा, ठीक है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है, कॉमन एग्जामिनेशन एक होगा, सीटी जिसको कहा जा रहा है, ठीक है। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये प्रीलिम्स के लिए होगा, बाकी जो ये जो एनआरए करवाएगा, बाकी जो अदर एग्जाम्स हैं वो ही बोर्ड कराएगा, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आईबीपीएस हो, ठीक है। ऐसे ही सेम ये चीज स्टेट में भी लागू होगी, ठीक है। और आपको पता है ग्रुप सी, ग्रुप डी के लिए अभी ये लागू करा गया है, ठीक है। यानी कि आपका जो एमपीपीएससी का एग्जाम है, ठीक है, वो एमपीपीएससी का एग्जाम अभी भी यही होगा। एक और चीज हम आपको बता दें, अभी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एमपीपीएससी के थ्रू जो वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, चाहे कोई सी भी वैकेंसीज आओ, डिप्टी कलेक्टर अगर आप बन रहे हैं, एसपी आप बन रहे हैं, या कोई सी भी पोस्ट पे आप जा रहे हो, उस पोस्ट के लिए मध्य प्रदेश की जो नॉलेज है वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए आपका जो आयोग है, एमपीपीएससी जो आयोग है, वो कर क्या रहा है, एमपी का सिलेबस क्यों स्पेसिफाई कर दिया है, एमपी के क्वेश्चंस ज़्यादा क्यों पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपको मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता कि इस एग्जाम के बेस्ड पे मध्य प्रदेश के जो एग्जाम्स हैं वो होने लगे, तो फिर क्या होगा, मध्य प्रदेश का नॉलेज का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो एमपी की किताबें बंद हो जाएंगी, बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउस बंद हो जाएंगे, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा। बस गवर्नमेंट क्या कराएगी, एनआरए का गठन करा दिया है, बस सीटी कराएगी। तो कॉमन सेंस का थोड़ा सा यूज कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। बस इतना ही एनआरए के बारे में मुझे बताना था, ठीक है। आप समझ गए होंगे अगर समझदार हैं, अदरवाइज आज से ही पढ़ाई बंद कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मध्य प्रदेश करंट अफेयर के लिए। देश में मलखंब के क्षेत्र में पहला द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो योगेश मालवीय है, इनके बारे में हम आपको पहले भी बताते रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आज का ये होने वाला है। उज्जैन के मलखंब कोच, यानी उज्जैन के वैसे रहने वाले हैं, शाहजहांपुर में भी हाल में पोस्टेड हैं, ये ध्यान रखिए। उज्जैन के मलखंब कोच हैं योगेश मालवीय। बचपन बहुत ही गंदा इनका बीता है, बहुत ही स्ट्रगल इन्होंने किया है और आज इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, तब इनके बारे में बात हो रही है। भारत सरकार की ओर से खेल रत्न अवार्ड द्रोणाचार्य से इनको सम्मानित किया जाएगा। देश में मलखंब के क्षेत्र में यह पहला द्रोणाचार्य अवार्ड होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि 29 अगस्त को भारत सरकार की ओर से उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। 40 वर्षीय योगेश का नाम इसके लिए तय हो चुका है, जिसकी केवल अधिकृत घोषणा होना बाकी, हालांकि घोषणा हो गई है एक तरीके से। किसी भी खेल में प्रशिक्षक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो इसके बारे में तो हम आपको ज्यादा नहीं बताने वाले हैं, आपको खुद इसके बारे में सारी चीजें पता होंगी। 2006 में शाहजहांपुर में खेल और युवा कल्याण विभाग में उनकी मलखंब डिस्ट्रिक्ट कोच के रूप में नियुक्ति हुई थी। 2012 में मलखंब प्रशिक्षक के रूप में ही उन्हें राज्य शासन की ओर से विश्वामित्र अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके जो शिष्य हैं, ठीक है, पंकज सोनी, चंद्रशेखर चौहान, इनको विक्रम अवार्ड, तरुणा चावरे को 2018 में विश्वामित्र अवार्ड दिया जा चुका है। तो ये भी ध्यान रख लीजिए आप, ये भी प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इनमें से विक्रम अवार्ड किसे नहीं मिला है, ठीक है। 2010 में भोपाल में लाल परेड मैदान पर हुए मलखंब के प्रदर्शन में भी योगेश को शासन की ओर से प्रथम पुरस्कार दिया गया था। 2018 में राजपथ पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा शामिल की गई मलखंब की झांकी में उन्हें प्रथम पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके शिष्य मध्य प्रदेश के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने मलखंब में रोप पोल हैंगिंग मलखंब में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का ही हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में भोपाल में पॉक्सो एक्ट अनुसंधान एवं विचारण विषय पर लिखी पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का विमोचन करा है अभी हाल ही में गृह मंत्री
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक अभियोजन द्वारा राजधानी भोपाल में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में पॉक्सो एक्ट अनुसंधान एवं विचारण विषय पर लिखी पुस्तक का विमोचन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। यह जो पुस्तक है लिखी किसने है? ये लिखी है पुरुषोत्तम शर्मा, जो कि महानिदेशक और संचालक हैं लोक अभियोजन मध्य प्रदेश। आपको इससे पहले भी मैं इनके बारे में बता चुका हूं, अभी रिसेंट में ही 2-3-4 दिन पहले इनके बारे में बताया था। इसके अलावा सीमा शर्मा, मध्य प्रदेश राज्य समन्वयक पॉक्सो एक्ट ADOP रतलाम, ये हैं इनके द्वारा लिखी गई। मतलब 2 ऑथर हैं, पुरुषोत्तम शर्मा और सीमा शर्मा। मध्य प्रदेश के गृह विभाग का नाम जो है, ये भी जानकारी जो है ये नरोत्तम मिश्रा ने ही दी है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने दी है कि मध्य प्रदेश का जो गृह विभाग है उसका नाम संपूर्ण भारत में बालकों के विरुद्ध लैंगिक शोषण के अपराधों में सर्वाधिक फांसी की सजा कराने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने ही बताया है, अभी ये जानकारी जो है इन्होंने ही पूरी अभी दी है। और इन्होंने एक चीज और ये कही है कि बालकों के विरुद्ध इस प्रकार के जो शोषण है, लैंगिक शोषण है, उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो एक बहुत अच्छी चीज है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में कब से विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों बैगा, भारिया, सहरिया के परिवारों को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए आहार अनुदान योजना चलाई जा रही है? तो मध्य प्रदेश में जो आहार अनुदान योजना है ये चलाई जा रही है वर्ष 2017 से। अब ये तो स्टैटिक जीके का प्रश्न हो गया, यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया? इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से आहार अनुदान योजना के तहत 2,19,000 महिलाओं के खाते में सिंगल क्लिक से 21,97,80,000 रुपए अंतरित करके भुगतान की नई व्यवस्था का शुभारंभ किया है। यह अनुदान योजना 2017 में आरंभ की गई थी। प्रदेश की विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों बैगा, भारिया और सहरिया, आपको पता होगा कि ये जो जनजाति हैं विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों में आपकी आती हैं। इनके परिवारों को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए आहार अनुदान योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत परिवार की मुख्य जो महिला होती है, यानी कि मुखिया जो होती है, उसके खाते में प्रति माह 1,000 रुपये की राशि भिजवाई जाती है। इस योजना में प्रदेश के 2 लाख से अधिक जनजाति परिवारों को लाभ मिल रहा है। थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको, बैगा जनजाति जो है ये प्रमुख रूप से मंडला शेड्यूल डिंडोरी में, भारिया जनजाति छिंदवाड़ा सिवनी शेड्यूल सतना पन्ना मंडला में, और सहरिया जनजाति ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में प्रमुखता से निवासरत है। ये जनजातियों से भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। प्रदेश में निवासरत 43 जनजातियों में से बैगा, भारिया और सहरिया विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। इस योजना का जो लाभ है 2,19,000 हितग्राहियों को मिल रहा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय है। चलिए कमेंट करके बताएं कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसके जो कुलपति थे RP तिवारी, यानी कि राघवेंद्र तिवारी, प्रोफेसर राघवेंद्र तिवारी भी हाल ही में रिलीव हो गए। उन्होंने मतलब कुलपति का जो दायित्व है वो छोड़ दिया है। इनका कार्यकाल जो है वो 5.5 साल का था। इनका चयन अभी हाल ही में पंजाब की जो भटिंडा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें कुलपति के तौर पर हो गया है। तो अभी हाल में प्रोफेसर जनक दुलारी आही हैं जो नए कुलपति के ज्वाइन होने तक प्रभार में रहेंगी। तो ये प्रभार में फिलहाल आ गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी कुलपति कौन है तो आपको ये कमेंट करना होगा। इसके अलावा रजिस्ट्रार भी, हालांकि उनका भी ट्रांसफर हो गया, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है भोपाल मेट्रो से संबंधित एक फैक्ट है। राजधानी भोपाल में राजा भोज मेट्रो का पहला फेज, फर्स्ट फेज, एम्स से सुभाष नगर तक का जो काम है वो अगस्त 2023 तक का टारगेट रखा गया है। अगस्त 2023 तक पूरा होगा। इसी तरह इंदौर में भी अगस्त 2023 तक गांधीनगर से मुमताज बाग तक का काम पूरा करने का लक्ष्य अभी हाल रखा गया है। तो ये फर्स्ट फेज में ये आपका बनने वाला है। दोनों कॉरिडोरों के लिए टेंडर भी हो चुका है और इनको प्राथमिकता में लिया गया है। इन कॉरिडोर में भोपाल में 6.3 किलोमीटर बनेगा और इंदौर में 5.2 किलोमीटर का मेट्रो का जो ट्रैक है वो बनाया जाएगा। और दिसंबर 2024 तक दोनों शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा करने का टारगेट जो है वो दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कब तक मेट्रो का जो काम है वो पूरा हो जाएगा, चाहे राजा भोज मेट्रो हो चाहे
इंदौर मेट्रो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। भोपाल में 6941.4 करोड़ रुपए की लागत से 27.87 किलोमीटर, इंदौर में 7500.8 करोड़ रुपए की लागत से 31.55 किलोमीटर तक मेट्रो चलाई जाएगी। अब तक इसके लिए केंद्र से 245.23 करोड़, राज्य सरकार से 248.96 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इनमें से मेट्रो कंपनी अब तक 138.58 करोड़ रुपए खर्च भी कर चुकी है। ठीक है, तो ये आपको जो है पहले भी हालांकि हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको आपको याद रखना है। तो ये पूरा था आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच।